اور बेंच टूट गया जबकि अदलिया बेलबास हो गई। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन की बेबसी और उनके ऊपर तरस आने लगा। निगरान हुकूमत हम बना रहे हैं, राना सनाउल्लाह का ये दावा है, लॉलीपॉप है या झूठ है। अब कोई बागी नहीं होगा जबकि सेनेट के अंदर लड़ाई और मरियम नवाज शरीफ साहिबा फील्डिंग सेट करने में मसरूफ। आज की हम इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज के गोरख धंधा में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से क्यों कहा ये बेलबास हो गई। तरस आया मुझे बैरिस्टर एतजाज एहसन के ऊपर, जिन्होंने कहा कि हमने इस अदलिया की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए, इंसाफ के असूल के लिए कुर्बानियाँ दी, शेलिंग खाई, पुलिस के सामने खड़े रहे, अपनी औलाद को वक्त ना दिया, सड़कों पे रहे। और आज जो कुछ मैं देख रहा हूँ मैं बेबस हूँ और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। और आज के बाद तो कोई उम्मीद, कोई आरज़ू अदलिया के साथ रखने, अगर किसी ने रखी है तो वो भूल जाए। यहाँ से कभी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं हो सकेगी। हमने जिस अदलिया को खून दिया, जिसके लिए सारी चीज़ें की, वो अदलिया आज अदलिया नहीं रही, बल्कि उसके अंदर तकसीम हो चुकी है। जजों के अपने ज़ाती मफादात हो चुके हैं और उन्हीं ही ने ही अल्फाज इस्तेमाल किए कि अदलिया बेलबास हो चुकी है, यानी कि नंगी, गंजी और गंदी का हर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं। ये अदलिया अगर 140वें नंबर के ऊपर थी तो उसकी वजह समझ आ गई। मैं क्यों कहता था, ये कहते थे हम सियासत वकला इसलिए करते हैं चूँकि कायदे आज़म भी वकील थे। यकीन जानिए इस बरतानिया के अंदर ऐसी हरकत नहीं होती। मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं वकला इतनी सियासत नहीं करते और फिर जाके बाद में जज नहीं बनते जितना पाकिस्तान के अंदर होता है। फिर ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये इन जजों को प्रेशराइज करती है, ये इनकी समरी भेजते हैं तो पास होते हैं, क्लैरिटी आती है इसके अंदर। असल माजरा तो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने हर इदारे को दबोच के रखा हुआ है। बहरहाल ये बेंच कैसे टूटा है, छोटी सी इसके ऊपर बात करते हैं। बाकी अल्लाह करे ये बेंच पता नहीं दोबारा बनेगा नहीं बनेगा, क्या चीज़ें होंगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीन उल दीन ने 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का केस सुनने से माजरत कर ली। हाँ, आप कहते हैं मैं सुनूंगा ही नहीं, जिसके बाद अदालत का लार्जर बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जब समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस अमीन उल दीन खान कुछ कहना चाहते हैं, जी फरमाइए। इस मौका पर जस्टिस अमीन उल दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली और जस्टिस अमीन ने गुज़श्ता रोज़ के फैसले के तनाज़ुर में सुनने से माजरत कर ली। हो सकता है कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो बनी हो, ये भी गेस्ट हाउस में जाके रहे हों, किसी इस्टेब्लिशमेंट वाले ने इनको भी फ़ोन किया हो, इनको बच्चे बड़े प्यारे होंगे, अच्छे खासे पैसे जमा करके रखे होंगे। क्योंकि यहाँ बात आइन और कानून की नहीं रही, यहाँ बात ज़ाती पसंद और नापसंद की, ज़िंदगी बचाने और ना बचाने की है। जस्टिस अमीन उल दीन के बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से ही चले गए। जस्टिस अमीन की जानिब से माजरत करने के बाद अदालत का लार्जर बेंच तहलील हो गया और अब केस में नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब नए बेंच का नुक्ता सुन लीजिए। 15 जजेस हैं टोटल। 15 में से देखेंगे हुकूमत वाले के 8 किस तरफ हैं। अगर हमारी तरफ हैं तो फिर तो वो बनना चाहिए, अदरवाइज उन्हीं ही के जो मनपसंद जजेस हैं वो कहेंगे हम इस बेंच का हिस्सा नहीं बनते। कभी नाराज़, कभी मोशन लग गए, कभी अस्पताल दाखिल हो गए, कभी कुछ हो जाएगा, कभी पता नहीं क्या क्या हरकतें ये करेंगे। और जब इनको लगेगा कि ये बेंच अब बनना चाहिए, अब नवाज शरीफ को भी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, अब फलां की भी ख़त्म हो जाएगी, या फैसले हमारे हक़ में होंगे, तो इन जजेस के पेट भी ठीक हो जाएंगे, सेहत भी ठीक हो जाएगी, दिमाग भी ठीक हो जाएंगे। और एक माफिया है माजरत के साथ, बड़े बड़े अच्छे और इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग भी हैं, मैं सबको कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल अदलिया पाकिस्तान की बात करूं तो सर शर्म से झुक जाता है और कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है। आप लोग नहीं हैं आज़ाद। ये जो आबद ज़ुबैरी साहब तहरीक चलाएंगे, सल्यूट है इनको अगर ये चला सके तो। और देखते हैं ये अपनी चीज़ों के लिए, यानी कि ये अदलिया जो है ये इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, फ़ौज, जितने मुल्क के इदारे इंक्लूडेड मीडिया, उन सबको एक तरफ तराजू में रखें और दूसरी तरफ इस अदलिया को रखें तो ये भारी हैं। ये वो हैं जिन्होंने इदारों का, आइन का, मुल्क का, कौम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, दिफा करना है कलम के ज़रिए, अपने फ़ैसलों के ज़रिए। अगर इसी में ये हो सकता है, ये इमरान, नवाज शरीफ और ये बाकी लोग किस खेत की मूली हैं। इनको तो जैसे
मदारी को भूख लगती है तो वो बांदर को नचा के अपना रोज़गार चलाता है। ये इस्टेब्लिशमेंट तो सियासतदानों को तो ऐसे करती रही, तो अदलिया के साथ तो कम से कम ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं ये बेंच कब बनेगा और क्या चीज़ें होंगी। अब देखिए राना सनाउल्लाह साहब, रमज़ान का महीना है, चलें वैसे भी तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रमज़ान के महीने में उन्होंने क्या कहा, अबूरी हुकूमत तैयार करने जा रहे हैं, अगस्त में अकबरी हुकूमत बनेगी और हम इलेक्शन करवाएंगे। ये बहुत बड़ा राना सनाउल्लाह साहब का दावा है। अब ये दावा है या ड्रामा है, मैं इसको क्या पॉइंटर्स के ऊपर क्या पढ़ना है पहले बता देता हूँ। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये एक फ्रॉड है। ये राना साहब जो हैं वो तसल्ली देना चाहते हैं कि कोई तारीख जन्म ना ले, हम इनको कह दें कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे, अगस्त में हम निगरान सेटअप बनाएंगे। इससे बड़ा झूठ इस रमज़ान के महीने में इस सदी में हो नहीं सकता कि राना साहब कह रहे हैं कि अबूरी हुकूमत बनेगी, निगरान सेटअप हम यानी कि बनाएंगे और इलेक्शन उसके बाद हो जाएंगे। कोई निगरान सेटअप नहीं, ये बनाएंगे इलेक्शन इस साल 8 अक्टूबर 2023 में, क्या ये अक्टूबर 2024 में भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ये सुन लीजिएगा, ये इलेक्शन किस तरह से होंगे, डंडे के जोर के ऊपर। वो डंडा जो एस्टेब्लिशमेंट के पास है उसके जरिए नहीं, ये आवाम का जो डंडा है, यानी कि वो एहतजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, वुकला बाहर निकलें, आइन ऐसे कहता है, आइन के ऊपर अमल दरामद करवाएं, पीटीआई बाहर निकले, वरना इस मुल्क का बेड़ा गर्क को राना सनाउल्लाह साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको लॉलीपॉप दे के घर चले जाएंगे ताकि थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाए, हालात ठंडे हो जाएं। ये राना साहब का बहुत बड़ा झूठ है और असल खबर यही है कि हुकूमत फिल वक्त कोई निगरान सेटअप, जो पहले बने उनको एक्सटेंशन मिलेगी सुबाई, नया सेटअप कोई नहीं बनाएंगे। वो वक्ती मामलात को ठंडा करना चाहते हैं, चूँकि उन्होंने बेशुमार मास्क खोल लिए हैं, इधर भी उधर भी ये चीज़ें, तो अब उनको लगता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें कह दें तो शायद इससे चीज़ें बेहतर हो जाएं। सेनेट में इसहाक डार और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो थोड़ी सी आंख मचोली हुई, ऊंच नीच हुई, वो क्या थी, सेनेट के इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और पीटीआई के सेनेटर आमने सामने आके, यानी कि फैसल जावेद साहब ने कहा इसहाक डार साहब को कि आपने मैशत का बेड़ा गर्क किया है। उन्होंने डार साहब ने फिर अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप फैसल जावेद आएँ हमारे साथ बैठें तो मिलजुल को मैशत को ठीक करते हैं। तो इमरान खान और पीडीएम हुकूमत के माशी हालात का मवाजना करें, मैशत नहीं संभाली जा रही तो उधर छोड़ दें। फैसल जावेद ने ऐसे कहा। तो फैसल जावेद को जवाब देते हुए इसहाक डार ने कहा कि मवाजना होगा तो इमरान खान की हुकूमत संभालने और छोड़ने का वक्त होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि एक जुमले में बता चुके हैं कि पाकिस्तान दुनिया की 24वीं से 47वीं मैशत जो है वो बन चुकी है। अब देखते हैं कि मज़ीद जो फील्डिंग लगा रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा हर जगह के ऊपर। इससे अगली वीडियो में मैं आपको मवाजना करके बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में सोच में, विजन में, इरादों में और उनके जलसों में, खानों में, चीज़ों में फ़र्क क्या और टाइमिंग का और सारा कुछ, उस पर बड़ी बारीक बईनी से एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा इलेक्शन के लिए हर जगह पर अपने लोगों की सिटिंग में मसरूफ़ हैं, सेटिंग में मसरूफ़ हैं। मरियम नवाज शरीफ चाहती हैं कि इलेक्शन जब भी हों उन्हें हर जगह अपने लोग मिलें जो उन्हें फेवर दें, इसलिए तेज़ी और खामोशी से अफसरान की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सिलसिला भी जारी है। ये वो फील्डिंग है जो लगाई जा रही है, तहसील लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके हर जगह के ऊपर अपने लोगों को लगाओ ताकि जब वक्त आए तो ये लोग जो हैं वो हमें काम दे दें और इनसे काम लिया जाए। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म बच गए लेकिन उनकी बहन को गद्दार पाकिस्तान कहा गया, फातिमा जिन्ना साहिबा को, इमरान खान को गद्दार कहा गया, नवाज शरीफ को गद्दार कहा गया, आसिफ जरदारी सब गद्दार निकले, ये शहबाज गिल गद्दार निकले, पता नहीं हामिद मीर जो सहाफ़ी है ये गद्दार निकला, उसके बाद इमरान रियाज सहाफ़ी गद्दार, पता नहीं ये कितने गद्दार हैं, इनके नाम लेने शुरू करूँ तो ये 10 मिनट गुजर जाएंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला बड़ा अच्छा है कि आइंदा कोई बागी और गद्दार नहीं होगा, यानी कि ये अदालतें या कोई अदारा जो है किसी के ऊपर ऐसी शिक नहीं लगाएगा कि हम इसके ऊपर ये दफ़ा जो भी उसकी दफ़ात बनती थी 161 है या जो भी 161 ये दफ़ात लगा के उसको गद्दार साबित नहीं किया जाए। गद्दारी क्या है, हमारी फ़ौज ने सियासत में मदाखलत की, हमने फ़ौज को मना किया, तनकीद की तो लिहाजा वो गद्दार हो गया। हमने फ़ौज को कहा कि आप जाएँ बॉर्डर पर जंग लड़ें और उनको जब ऐसे कहा तो वो साफ़ी गद्दार हो गया। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, वैसे नहीं होने दूंगा, नवाज शरीफ गद्दार। इमरान खान के ऊपर 150 FIR काट दी, उसमें गद्दारी भी है, उसमें वो कातिल भी है, उसमें वो पता नहीं क्या क्या है। तो इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के साथ मिलकर हमेशा खिलवाड़ किए, अब भी कर रही है और मुस्तकबिल में भी करेंगे।
یا نہیں کریں گے یہ پاکستان کے وکلا بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ ریاست نہیں ہے، ریاست کی تعریف میں پاکستان نہیں آتا۔ ریاست کا ایک آئین ہوتا ہے، اس آئین کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے، ریاست میں عدالتیں آزاد ہوتی ہیں، ریاست کے اندر انصاف ہوتا ہے، وہ انصاف تمام لوگوں کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ہم ٹھہرے مسلمان اور پھر ٹھہرے اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کے اندر رہنے والے، مگر ہمارا حال جو ہے وہ غیر مسلموں سے بھی انصاف کرنے میں بدتر ہے۔ کس منہ سے آگے جاؤ گے؟ اپنا خیال رکھو، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔